तो क्विकली एक बार कल का समरी, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं समरी में। ये तो अपना सेक्शन था स्टार्टिंग में 10 सेक्शन जो फर्स्ट लेक्चर से बोलते आ रहे हैं, इसी ऑर्डर में हम लोग जाने वाले हैं। तो हम लोग पहला सेक्शन कर चुके, कल दूसरा सेक्शन स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स कुछ लिखना है हम लोग को सेकंड सेक्शन में, जो आज हम लिखवाएंगे कांस्टेंट फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड सेक्शन पे आज चले जाएंगे वेरिएबल फोर्स वाले पे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट किए थे हम लोग जनरल डेफिनेशन वर्क डन का, जनरल, ठीक है। बहुत लोग इसको बाद में करवाते हैं, हम पहले ही करवा दिए थे जनरल। यहीं से पूरा चैप्टर अपना डिराइव होने वाला है, ये हम बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे हैं, पूरा चैप्टर। अगर तुम इसको अच्छे से समझ गए और यहाँ से लिंकिंग को समझ गए, फिर तुम्हें लगेगा ही नहीं कि हमें वर्क एनर्जी में ये अलग अलग सेक्शन 10 सेक्शन पढ़ना है। क्वेश्चन आएगा बेसिक से कर लोगे, ज्यादातर क्वेश्चन को, ये नहीं बोल रहे सारा क्वेश्चन कर ही लोगे, बट ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा। तो हम इसलिए बेसिक पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो ये वर्क का डेफिनेशन था इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, जनरल डेफिनेशन। इसमें एफ था फोर्स, वो कुछ भी हो सकता, कोई सा भी फोर्स हो, तुम ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो, वर्क डन आएगा। और डी आर था बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, किसका, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट से अपने को मतलब। ये डी आर जो था वो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा पॉइंट है, बट उस पे तुम जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, उस पॉइंट में के डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए जब तुम वर्क डन निकाल रहे हो, ना कि बाकी सारे पॉइंट का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं, उससे में मतलब नहीं। डब्ल्यू वर्क डन था, ये अपना जनरल डेफिनेशन हो गया था, हम लोग एग्जांपल लेके इलस्ट्रेट किए थे, ठीक है। ये एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है, पूरे पाथ को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में ब्रेक कर लो, हर छोटे छोटे पार्ट के लिए एफ डॉट डी आर निकालो, और उसमें इंटीग्रेशन मतलब ऐड कर दो, पूरे पाथ का आ जाएगा वर्क। उसके बाद जस्ट इस मैथमेटिकल फॉर्म जो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ वर्क है, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, उस सिर्फ उस इक्वेशन से हम लोग 4-5 कंक्लूजन लिखे हुए थे। ये कंक्लूजन और सारा भी उसमें ऐड कर सकते हो, सोचने वाले पे डिपेंड करता है, सोचने वाला बैठ के सोचे तो 2-3 पॉइंट और निकाल सकता है। तो हम 4-5 पॉइंट हमको दिखा था, वो लिखवा दिए थे। बट ये तुमको सीखना है कि अगर कोई पॉइंट नया आता है तो हम कैसे उसको उस इक्वेशन से टैकल करेंगे, वो हम तुम लोग को बताए थे, सोचना बताए थे। अब पॉइंट कितना लिखवाना कोई अंत नहीं है उसका, सोचने वाले पे डिपेंड करता है। हो सकता है एग्जाम में जाओ कोई नया पॉइंट आ जाए, बट उसी चीज से तुम अगर सोचोगे तो वहां से आंसर आएगा। तो सारा पॉइंट तो लिखवाना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी, तो 3-4 पॉइंट लिखवाए थे और बताए थे कि सोचा कैसे जाता है उस पॉइंट को, सही है या गलत। तो सबसे पहला पॉइंट था सिंपल, वर्क डन बाय फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट। वर्क डन जो फ्रेम पे डिपेंड करता है, किस फ्रेम से देखो उस पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन के एक्सप्रेशन में क्या है, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, फोर्स डिपेंड नहीं करता है, पहला बात, फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। डी आर है डिस्प्लेसमेंट, वो डिपेंड करे किस फ्रेम से देख रहे हो। तुम अभी बैठ के क्लास कर रहे हो, तुम बोलोगे हम रेस्ट में, मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हम बोलेंगे भाई किसी कोई ऐसा फ्रेम ले लेते हैं जो चल रहा, उसके फ्रेम में तुम भले ही बैठे हो बट तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ आ जाएगा। समझ रहे हो? तो फ्रेम पे वर्क डन डिपेंड करता है, चूंकि उसके एक्सप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, फोर्स डिपेंडेंट नहीं है। पहला पॉइंट हो गया था। दूसरा पॉइंट, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है हर इंस्टेंट पे, एक मोमेंट पे नहीं बोल रहे हैं, पूरे इंटरवल में अगर परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं एक मोमेंट पे 60 हो गया, एक मोमेंट पे 90 हो गया फिर बोलना, नहीं वैसे नहीं। पूरे इंटरवल में जहां से जहां तक तुम्हें वर्क निकालना है, हर मोमेंट उस इंटरवल में अगर थीटा 90 है बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, तो बोलोगे वर्क डन जीरो। चूंकि बता दिए थे, एफ डॉट डी आर को dt से डिवाइड करो, dt से मल्टीप्लाई करो, एफ डॉट भी बन जाएगा, और एफ डॉट भी जीरो होगा अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन जीरो। तीसरा पॉइंट था, ये जितना पॉइंट लिखे हैं पहले ध्यान रखना, ये जितना भी पॉइंट 4 पॉइंट लिखे हम लोग, ये जनरल पॉइंट है, ये कांस्टेंट फोर्स हो, वेरिएबल फोर्स हो, कोई सा भी फोर्स हो, हर जगह ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा, ये ध्यान रखना। ये जनरल पॉइंट्स है, किसी भी फोर्स के लिए एप्लीकेबल ये सारा पॉइंट, वर्क डन से रिलेटेड अगर बात करें तो। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट के लिए ये पॉइंट हम लिखे, जनरल लिखे में, चूंकि इंटीग्रल एफ डॉट डी आर से निकाला गया कंक्लूजन है। तीसरा, फॉर ए गिवन ट्रैजेक्टरी, मतलब अगर तुम रास्ता को बता दो हाँ ये रास्ता है, इस रास्ता से मेरा पार्टिकल जा रहा, तो फिर वर्क डन बाय फोर्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन होता है। उस रास्ते से तुम किस तरीके का मोशन किए, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला, या किस तरह का किए, टर्न किए, क्या किए, वो कोई मैटर नहीं करता, बीच में मोशन कैसा किया, अगर रास्ता फिक्स है तो अगर फॉर ए गिवन ट्रैजेक्टरी। चौथा पॉइंट था, वर्क डन हमेशा हम लोग किसी इंटरवल के निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वर्क नाम का कोई टर्म फिजिक्स में नहीं होता। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है, बट इंस्टेंटेनियस वर्क कोई बोले निकालने को तो वो कोई सेंस उसका नहीं है, हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। रीजन है क्योंकि जब तुम इंटीग्रेशन करो एफ डॉट डी आर, तो भाई डी आर करो तो वो किसी इंटरवल में ही आया होगा, अचानक से तो नहीं आ गया होगा, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस वर्क हम लोग डिफाइन नहीं करते। ये जस्ट था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए थे उसी इंटीग्रल एफ डॉट डी आर के एक सिंप्लीफाइड वर्जन पे, सेकंड सेक्शन अपना था।
वर्क डन बाय ए फोर्स, जहां पे हम लोग ये अजम्पशन लिए थे कि हमारा फोर्स कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फोर्स बोलने से मेरा मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है। उस केस में उस इंटीग्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई किए थे और फाइनल फार्मूला सिंपली डॉट प्रोडक्ट आ गया था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नेट डिस्प्लेसमेंट है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन किए थे तो वहां पे ये पॉइंट ऐड भी किए थे कि ये वाले आर नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट तुम्हें डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ उसी कंपोनेंट से मतलब है जो फोर्स के अलोंग है। अगर फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को तुम इग्नोर भी कर देते हो, यानी आर का वह कंपोनेंट जो एफ के परपेंडिकुलर है, वो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वर्क डन में, कि डॉट प्रोडक्ट है। तो सिर्फ तुम्हें आर का वह कंपोनेंट लेना है जो फोर्स के अलोंग हो। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी इसको हम फिर आज एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद ये तो हो गया अपना पिछले का समरी हो गया, एग्जांपल किए थे, एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग और यहाँ पे ऐड करेंगे, जस्ट कर लो। उसके बाद हम पॉइंट लिखने वाले हैं। मान लो दिया गया कांस्टेंट फोर्स का बात कर रहे हैं भाई, तो कांस्टेंट फोर्स का बात का मतलब वो कांस्टेंट होगा। मान लो कोई फोर्स है 3i - 4j + 5, ठीक है, कैप लगाना, ठीक है, फोर्स किसी पार्टिकल पे ये फोर्स लग रहा, ऑब्वियसली देखो सारे कंपोनेंट्स इसका कांस्टेंट है, इसका मतलब ये फोर्स किसी खास डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है √3² + 4² + 5², तो ये कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल है। ये किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहा, और इस पार्टिकल को वो क्या कर रहा है, हम लैंग्वेज में बोल रहे हैं, मुंह से ही सुन लो। पार्टिकल को वो क्या कर रहा, किसी पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट था 2,3, इस पॉइंट से ये फोर्स इसको मूव करा करके किसी दूसरे पॉइंट पे लेके चला गया जिसका कोऑर्डिनेट था -6,7। चलो हम जनरल 3D में ही कर लेते हैं प्रैक्टिस, 3 कोऑर्डिनेट पे, हालांकि 2 कोऑर्डिनेट पे ही आने वाला, बट जनरल माइनस। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये फोर्स किसी पार्टिकल पे लग रहा, और इस फोर्स के एक्शन से क्या हुआ, वो पार्टिकल इस पॉइंट से 3D में इस पॉइंट से मूव करके कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कितना वर्क किया गया इस फोर्स के द्वारा उस पार्टिकल पे, फाइंड द वर्क डन बाय एफ ऑन द पार्टिकल। क्विकली सिंपल एफ डॉट आर कर दो, कांस्टेंट फोर्स है, सीधा सीधा इंटीग्रेशन तुम्हें करने का जरूरत है नहीं, फोर्स वेक्टर दिया ही हुआ, आर वेक्टर निकालना सिखाए हुए थे। ए से बी अगर गया तो फाइनल माइनस इनिशियल, -6 -2 आई कैप, 7 - 3 जे कैप, -9 -4 के कैप, आर वेक्टर निकाल लो और फिर डॉट प्रोडक्ट करके निकालो आंसर कितना आ रहा। बस -65 जो ला रहा है, -65 जो ला रहा है क्या? इधर मनीषा तुम भी करके देखो तो आ रहा है कितना, क्विकली करो, आंसर मैच करो जल्दी जल्दी। आ रहा है क्या? सेम आ रहा है क्या? बोलो, पता नहीं उसका आवाज ही नहीं आ रहा। आई कैप +7 - 3 जे कैप -9 + 4 के कैप, ये यहाँ से आ गया तुम्हारा -8 आई + 4 जे और -5 के। डॉट वर्क सिंपल, आई का आई के साथ वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट आर। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 3 × -8, फिर -4 को 4 के साथ, जे का जे के साथ, तो आ रहा -16, सॉरी -16, और लास्ट वाला टर्म हमारा 5 × -5 -25। -65 आ रहा है क्या? चलो ठीक है, तो माइनस इज इक्वल टू, हाँ चलो 65 आ रहा, -65 जो इस फ्रेम में ये वर्क निकाले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, अब ध्यान रखना इसी क्वेश्चन में फ्रेम ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन 0 भी आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए, फोर्स वही रहेगा,
ठीक है, पार्टिकल भी मूव वहां से वहां करेगा, बट हम फ्रेम ही चेंज कर देंगे। फ्रेम चेंज करेंगे तो होगा क्या ना, फोर्स तो वही रहेगा, फोर्स नहीं चेंज होगा फ्रेम चेंज करने से। ये आर वेक्टर तुम्हारा चेंज हो जाएगा, आर वेक्टर कुछ नया सा आ जाएगा, क्योंकि तुम आर वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, अब जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में बोला गया वो फ्रेम मेंशन कर देगा कि ऐसा कोई फ्रेम है जो मूव कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में आर निकालोगे, आर चेंज होगा, और जो ही आर चेंज होगा तुम एफ डॉट आर निकालोगे तो वो भी चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है जीरो आ जाए, चेंज हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, चलो ग्राउंड फ्रेम में मोस्टली 99% क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम से वर्क बोलने को बोलता है निकालने को। ठीक है, कभी कभार तुम्हें ऐसा बोलने देखने को मिलेगा वर्क डन इसके रिस्पेक्ट में निकालो। ये जस्ट सिंपल एग्जांपल था, वेक्टर फॉर्मेट में भी दिया हुआ है और आर वेक्टर भी दिया हुआ है, और तुम्हें सिंपल डॉट प्लॉट करके कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हो। अब आ जाओ, कुछ हम लोग कांस्टेंट फोर्स के लिए नोट लिखने वाले हैं। जो कंक्लूजन हम लोग कहां से निकालेंगे, एफ डॉट आर से निकालेंगे, कांस्टेंट फोर्स के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ ध्यान देना, इसको जस्ट थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं कंक्लूजन निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहला, अगर हम वो इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, सुन पा रहे हो क्या? हाँ जी भैया। वो इंटरनेट अचानक से ये हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। चलो तो यहाँ से देखो डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल पॉइंट है, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं कुछ हाई फाई। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, फोर्स और आर के बीच का जो एंगल होगा वो। जस्ट हमको कंपोनेंट से रिलेट करना है इसलिए बना रहे हैं इसको। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन था, और ये मान लो नेट डिस्प्लेसमेंट है, अगेन ध्यान देना ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, और ये तुम्हारा फोर्स वेक्टर, दो वेक्टर और इन दोनों का तुम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो कांस्टेंट फोर्स के केस में वर्क डन निकालने के लिए, इन दोनों के बीच एंगल मान लो कुछ थीटा हो, थीटा हो। तो हम डॉट प्रोडक्ट का जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, मॉड एफ। अब आ रही है अंजलि, यार ये लोग सीरियस नहीं है। मॉड एफ मॉड आर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा सिंपल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। थीटा कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से 180। ऑब्वियसली दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 तक हो सकता है कुछ भी। ये डॉट प्रोडक्ट वर्क डन हो गया। अब इसमें देखो, इसके एक्सप्रेशन में देखो, सबसे ऑब्वियस पॉइंट तो ये है थीटा 0 से 180 तक हो सकता है। अगर अगर ध्यान देना गौर से, अगर थीटा 90 से छोटा हुआ, थीटा 90 से छोटा हुआ तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है, cos थीटा भी पॉजिटिव है, तुम जानते हो थीटा अगर 90 से छोटा होता है तो cos थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब ओवरऑल वर्क डन भी पॉजिटिव होगा कांस्टेंट फोर्स का अगर थीटा 90 से छोटा है, अगर एंगल एक्यूट है। फोर्स और आर वेक्टर के बीच अगर एंगल एक्यूट है 90 से छोटा है तो बोलेंगे वर्क डन पॉजिटिव होगा। लिख लो कॉपी में खुद से पॉइंट, सिंपल पॉइंट है, तो मतलब जो बुजुर्ग खुद पढ़े होगे तो लिखा भी होगा। थीटा अगर 90 से छोटा हो, ठीक है 90 डिग्री लगा लेना, छोटा हो तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। हम इसे पॉजिटिव कैसे लिख देते हैं, वर्क डन पॉजिटिव होगा। सिमिलरली थीटा अगर ग्रेटर देन 90 हो, ग्रेटर देन 90 हो तो वर्क डन क्या होगा। अब ध्यान रखना, थीटा 90 से बड़ा, 90 से बड़ा पे कॉस का वैल्यू निगेटिव आता है, अगर नहीं पता हो किसी को तो निगेटिव आएगा, ये कॉस थीटा नेगेटिव, वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। और एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री हो गया थीटा तो क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हमारा ये इज इक्वल टू 90 डिग्री पे वर्क डन तुम्हारा 0 होगा, नो वर्क डन, कोई वर्क नहीं होगा। दूसरी बात, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड फिक्स है, गिवन है, तो कब मैक्सिमम होगा वर्क डन, जब कॉस थीटा कितना हो जाए
1 एंड थीटा कितना हो जाए, थीटा कितना हो जाए 0। ये मतलब जनरल पॉइंट्स है, ये तुमको हम बताएंगे तभी जब तुमको ये सब चीज दिखना चाहिए खुद से। मैक्सिमम चाहिए, कॉस थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 कब होगा जब थीटा 0 होगा, तो लिख लो खुद से थीटा इक्वल टू 0 पे वर्क डन मैक्सिमम होगा फॉर ए गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड आर। एफ और आर का अगर मैग्नीट्यूड फिक्स है तो वर्क डन मैक्सिमम होगा जब थीटा 0 डिग्री हो। लिख लो थीटा 0 मतलब एफ और आर वेक्टर पैरेलल हो जाए। तो यही सब चीज क्या है, तुमको एग्जाम वगैरह में सेंटेंस लिख के देगा, वहां पे हम बोल रहे हैं वहां पे सेंटेंस लिख के देगा, एफ और आर जब पैरेलल हो जाए और आर और इसका मैग्नीट्यूड सेम हो तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो तुम्हें सोचने समझना चाहिए, अब सारा पॉइंट लिखोगे तो नहीं होगा, कुछ कुछ तुमको समझना भी पड़ेगा खुद से, ठीक है। सारा पॉइंट हम नहीं लिख सकते, ये लिख लो थीटा इक्वल टू 0 पे वर्क डन मैक्सिमम होता है। अब देखना इसी का दूसरा पर्सपेक्टिव जो बुक वगैरह में लिखा रहता है वर्क डन, इतना से क्वेश्चन हो जाएगा, बस जस्ट बुक में कुछ लिखा हुआ होता है कंपोनेंट करके, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला यहीं पे। पहले लिख लो क्विकली, कंपोनेंट सब लोग जानते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा नहीं समझने में। क्विकली लिख लिए? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, कांस्टेंट फोर्स में अगेन स्पेशल केस में, ये जनरल नहीं है, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कांस्टेंट फोर्स वाला है। यहाँ ध्यान देना, हम बोले हैं इनसे बोले हैं अच्छा आर का फोर्स के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, तो क्या बोलोगे मनीषा बताओ? आर का फोर्स के अलोंग कंपोनेंट आर कॉस थीटा, सिंपल, थीटा बना रहा था आर कॉस थीटा। तो कोई क्या बोलेगा कि भैया हम इस एक्सप्रेशन को ऐसा बोल देंगे, बोलेंगे ठीक है बोल दो क्या दिक्कत है, आर कॉस थीटा को बोल देंगे कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यही चीज को हम बोलना चाहते, बोल सकते हैं फोर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो आर के उस कंपोनेंट से जो एफ के अलोंग है। पहले समझो क्या बोले, यानी इसी एक्सप्रेशन को तुम्हें बुक वगैरह में लिखा हुआ मिल सकता है, इसी चीज को, सेम चीज है, डॉट प्रोडक्ट को लिखेगा ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या सिंपली फोर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट चलो मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा वर्क को, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्विकली डायग्राम पहले बनाओ, तुम लोग डायग्राम बनाओ ताकि तुम लिंक कर पाओ, नहीं तो हम नीचे लिखते हैं, सबसे अच्छा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे फॉलो कर लेना तुम लोग क्या। यहाँ लिखते हैं वही वर्क डन लिख रहे हैं अलग फॉर्म में। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब मॉड एफ, मतलब मॉड एफ, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, आर कॉस थीटा से, और आर कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ही तो है आर का, किसके अलोंग, फोर्स के अलोंग, इसी को लिख देगा इनटू कंपोनेंट ऑफ आर, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग, अलोंग किसके अलोंग, फोर्स के अलोंग। बताओ ये लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा, यही तुम्हें लिखा हुआ मिल सकता है। इसी को कोई बोलेगा भैया हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आर को रोक दो, देखो यहाँ आर को रोक दो और एफ कॉस थीटा को बोल दो फोर्स का कंपोनेंट, यही चीज ऐसे भी लिखा जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ना बोल के डिस्प्लेसमेंट कर दो, डिस्प्लेसमेंट, अब मल्टीप्लाई कर दो किससे, कंपोनेंट ऑफ आर के जगह एफ आ जाएगा और एफ के जगह आर आ जाएगा। समझ लो तो तुमको बकवास लगेगा कि फर्जी का काम कर रहा है कुछ भी, आर के जगह एफ आ जाएगा और फोर्स की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अलोंग डिस्प्लेसमेंट हम सीधा आर लिख रहे हैं, तुम लोग लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा, देखना बुक में जाकर के। फोर्स को फोर्स ही रहने देगा और आर कॉस थीटा को बोल देगा आर का कंपोनेंट, कभी क्या करेगा आर को रोक देगा और बोल देगा आर इंटू एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा को बोल देगा कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग एफ आर, मतलब ऐसा कुछ। हम तुमसे बोले अभी हम आर का कंपोनेंट है, तुमसे बोलेंगे एफ का ही कंपोनेंट कर दो, बोलोगे भैया इधर की तरफ होगा एफ कॉस थीटा, लो तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, कॉस थीटा को एक बार एफ के साथ लगा दो तो एफ का कंपोनेंट हो जाएगा, आर के साथ लगा दो तो आर का कंपोनेंट हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, ये जो कंपोनेंट जैसा तुम उसको रिलेट कर सकते। चलो ठीक है, यही बताना था, ये तुम्हारा हो गया। नोट करो क्विकली, क्विकली नोट करो, और 2 पॉइंट हमको इसमें ऐड करवाना है कांस्टेंट फोर्स से रिलेटेड में। लिख लो पहले, लिख लो, लिख लिया क्या? हो गया भैया, हो गया, फिर सही है। तो अब चलो नोट में ये सबसे पहला हो गया, थीटा 90 से बड़ा छोटा वो वाला बात कर लिया हम लोग।
अब आते हैं इस पे, ये जो कि यहाँ से दिख रहा, ठीक है, वो यह पॉइंट है कि अगर नेट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो फोर्स, हालांकि लिख ही लिए हम लोग, तो वर्क डन कितना होगा? 0 जीरो हो जाएगा। 0 आ जाएगा, ध्यान रखना। और पीछे हम लोग जब जनरल एनालिसिस किए थे वर्क डन का, वहां पे लिखे थे पॉइंट फोर्स और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन जीरो 0 होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कांस्टेंट फोर्स वाले में, फोर्स अगर नेट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 होगा। तो क्या पिछले वाला जो पीछे हम लोग पॉइंट लिखे हुए थे, वह पॉइंट यहाँ के लिए सही है या नहीं? वेलोसिटी वाला पॉइंट आगे वो जनरल है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। वो जो पॉइंट लिखे थे 4-5 स्टार्टिंग में, वो पूरे वर्क के किसी भी फोर्स के लिए एप्लीकेबल। बट अभी जो ये तुम बोल रहे हो कि फोर्स अगर नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए परपेंडिकुलर तो वर्क डन 0 होगा, ये हमेशा ट्रू नहीं है जब कांस्टेंट फोर्स होगा तभी। हम लोग जनरल डिस्कशन पहले कर लिए थे, अब उसके स्पेशल केस का डिस्कशन करें कांस्टेंट फोर्स। तो अभी जो पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं या लिखोगे तुम लोग, लिख लो खुद से, हालांकि थीटा 90 कर ही लिए, कि अगर फोर्स नेट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 होगा। कब? जब क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। ये लिख लो पॉइंट, वाला पॉइंट खुद से लिख लो, वही थीटा 90 वाला ही पॉइंट है, थीटा 90 वाला ही पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लिखवा रहे हैं यहाँ पे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर नेट डिस्प्लेसमेंट हमें फिक्स कर दिया गया फॉर ए गिवन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट फिक्स कर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है, इस फॉर्मूले से देखो, अगर ये आर वेक्टर तुम फिक्स कर देते हो तो बीच कल हम लोग किए भी थे क्वेश्चन, बीच का रास्ता कैसा हो उस पर डिपेंड नहीं नहीं करता। कर रहा, मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड कर रहा। वर्क डन किसका? कांस्टेंट फोर्स का। अगेन ये नहीं कि जनरलाइज कर लेना मन में कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये बोलना है। मतलब कांस्टेंट फोर्स के लिए इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन सेम ही आएगा, पाथ कोई सा भी हो। जैसे कल ग्रेविटी का किए थे हम लोग, ये पॉइंट लिखना है, खुद से लिख लो। लिख लो द वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, लिखो द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता कौन से रास्ते से जा रहे हो। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, गिवन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स या पोजीशन। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन को फिक्स कर देते हो तो बीच में तुम कैसे घूम के जा रहे हो वो मैटर नहीं करता है, वर्क डन सेम आएगा अगर फोर्स कांस्टेंट है तो। सिंपल, द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। हालांकि सिर्फ इतना भी सेंटेंस सही है, बस जस्ट उसको और क्लियर करने ब्रैकेट में लिख लो इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स। अब तुम बोलोगे कि पाथ इंडिपेंडेंट है, को बोलेगा भैया हम ऐसा कर देते हैं, अलग ही पाथ ले लेगा ऐसा कुछ। हम बोलेंगे भाई इनिशियल फाइनल पॉइंट तो कम से कम सेम कर लो, उसके बाद पाथ का बात करो। तो इसलिए लिख दिए ब्रैकेट में, ठीक है। हालांकि वो अज्यूम्ड होता है, पाथ इंडिपेंडेंट जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है। चलो ठीक है, तो क्लियर करते हैं। चलो तो कांस्टेंट फोर्स का होपफुली अपना डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरा सेक्शन भी अपना फिनिश हो गया वर्क एनर्जी का, ठीक है। चलो तीसरा सेक्शन देखो तो क्या है कंटेंट में, नॉन कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है अपने पास। चलो तब वो हेडिंग डालने वाले हम लोग तीसरा सेक्शन। वैसे एक एग्जांपल इस पे हम लोग कर ले क्या? चलो कर ही लेते हैं, जरा हम क्विकली बनाते हैं, तुम लोग आंसर बताना क्विकली। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन बहुत सिंपल होता है, पहले ही बोल देते हैं। मान लो जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान देना, अब तुम्हें एक है कि डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, एफ डॉट आर, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो, आर को वेक्टर फॉर्म में लिखो, डॉट प्रोडक्ट ले लो। बट अगर तुम्हें सिंपली दिख रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, आर का मैग्नीट्यूड कितना और दोनों के बीच का एंगल कितना, तो सीधा एफ आर कॉस थीटा कर दिया करो। मतलब समझो वेक्टर फॉर्म, अगर तुम्हें क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं तो हमेशा वेक्टर फॉर्म पे ही मत जाएगा। तुम्हें अगर दिख रहा है कि मॉड एफ इतना है, मॉड आर इतना है और थीटा भी पता है, तो डायरेक्ट क्यों लगा दोगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ये भी तुम्हें ध्यान रखना, हमेशा नहीं कि आईजेके में लिख रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें डिसाइड करना है कि आईजेके में करना ज्यादा सही है या डायरेक्ट हम लगा दे मॉड एफ मॉड आर कॉस थीटा, भी जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे डॉट प्रोडक्ट का, उसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं। ये ब्लॉक है 5 kg का ब्लॉक है,
5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ फ्रिक्शन भी है, म्यू इक्वल टू 0.3 है, म्यू इक्वल टू 0.3, ठीक है। इस पे एक फोर्स हम लगाया है 50 इंटू 0.3, 15 न्यूटन आ रहा ना, ठीक है, 15 न्यूटन आ रहा। हंड्रेड न्यूटन का फोर्स लगा दिए यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे। बन गया। और यह जो भी ब्लॉक है हॉरिजॉन्टली जमीन पे 4 मीटर आगे चला गया, 4 मीटर आगे चला गया, 4 मीटर आगे चला गया। तो यहां से यहां तक में ये फोर्स कितना वर्क किया वो निकाल के बताओ, ये नॉर्मल कितना वर्क किया होगा वो निकाल के बताओ, और ये फ्रिक्शन कितना वर्क किया होगा वो निकालो, तीनों निकालो। फाइंड द वर्क डन, बता दिए कहां से कहां तक में, तो इंटरवल बता दिए कि 4 मीटर जब वो चला उतने टाइम के अंदर फाइंड द वर्क डन बाय ये वाला फोर्स 100 न्यूटन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट फाइंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल, एंड थर्ड पार्ट फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तीनों क्विकली सॉल्व करो, मीटिंग एंड होगा होपफुली 5-7 मिनट तक, तुम सॉल्व करो ये क्वेश्चन, सॉल्व कर लो, फिर कांस्टेंट फोर्स का कुछ बचता नहीं। ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं, बोलोगे तो फाइंड वर्क डन बाय फर्स्ट, ये जो फोर्स हम लोग लगाए हैं 100 न्यूटन, वो दूसरा नॉर्मल कितना वर्क किया, और तीसरा फ्रिक्शन कितना वर्क किया, और कोई तो फोर्स होपफुली इस पे लग नहीं रहा। तीनों का वर्क निकालो और फोर्थ पार्ट ऐड कर देते हैं टोटल वर्क डन, तो सारे वर्क डन को ऐड कर दोगे। ऑब्वियसली वर्क डन बाय ये, और किस पे वर्क होगा, ऑन द ब्लॉक। ये बोल दिया पहले तुम लोग को कि जिस पे फोर्स लगता है उसी पे वर्क होता है, क्वेश्चन हमेशा लिखा हुआ आता है ऐसे, ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे कितना वर्क हुआ, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। चलो करो, ट्राई करो, म्यू 0.3 दिए हुए हैं, सारे फोर्स के लिए तुम्हें एफ डॉट आर अलग अलग लगाओ। 100 का निकाल लो तभी एफ डॉट आर, नॉर्मल का निकाल लो तभी एफ डॉट आर, फ्रिक्शन का भी निकाल लो तभी एफ डॉट आर। और इस क्वेश्चन में अगर देख पाओ तो ज्यादा सही है, थीटा उटा दिया ही हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का आ गया मोड। हाँ बिल्कुल आ गया। बाकी लोग जल्दी जल्दी करो क्विकली। और न्यूटन का अगर वर्क निकालेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 100 इंटू आर, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 4 मीटर इंटू कॉस थीटा, और थीटा कितना बन रहा है दोनों के बीच 60 डिग्री। खत्म, सॉल्व कर लेना, इतना जूल हो जाएगा आंसर। वर्क डन है तो नॉर्मल लेसन कितना वर्क करेगा, वर्क इज इक्वल टू नॉर्मल का 0, चूंकि थीटा 90 है तब नॉर्मल मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत ही नहीं है, थीटा 90 है, नॉर्मल ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, 90 पे है तो कॉस 90 0 होने वाला है। फ्रिक्शन का वर्क डन, तो तुम्हें ये देखना है फ्रिक्शन कैसा लगेगा, क्योंकि मूव कर रहा है, 4 मीटर चला है, काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली म्यू टाइम्स एन होगा। तो सबसे पहले फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0.3 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल निकालना पड़ेगा तुम्हें, नॉर्मल प्लस 100 का कंपोनेंट 100 कॉस, समझ रहे हो, नॉर्मल निकालना तुम लोग को आना चाहिए, ये सब चीज हम नहीं बताने वाले, बहुत कर लिए सब क्वेश्चन, ठीक है। ये नॉर्मल यहाँ से कितना लगेगा वो कैसे निकालेंगे, तो 100 का पहले कंपोनेंट ले लो, 100 sin 60 50√3 प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg करोगे, यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा, mg नीचे आ जाएगा 50 का, तो 50 माइनस 50√3 माइनस 50 इंटू 0.73,
अप्रॉक्स 35 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। हम नॉर्मल को अप्रॉक्स 35 लेके चल रहे हैं, निकालना नॉर्मल। ये फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया 4, सिंपल डॉट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, इनटू cos थीटा। cos थीटा यहाँ पे ध्यान दो, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, दोनों के बीच थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे cos 180 होगा। सारा वर्क निकाल लो और थर्ड पार्ट में सारे को जोड़ दो, सारे को जोड़ दो, टोटल वर्क डन आ गया। ठीक है, तो अपना प्रैक्टिस इसमें हो गया कांस्टेंट फोर्स का। तो तुम्हें ये भी देखना हमेशा वेक्टर फॉर्म में नहीं जाना। अब क्या तुमको वेक्टर फॉर्म में जाना भैया, तो क्या बोलेगा भैया, हम लिखेंगे 100 को लिखेंगे 100 cos 60 i कैप 100 sin 60 j कैप। भाई लिख लो, j कैप वाला का कोई मतलब ही नहीं है, परपेंडिकुलर उसमें वर्क डन में कंट्रीब्यूट करने वाला है नहीं। तो ये भी तुम्हें डिसाइड करना है वेक्टर फॉर्म में करें या सीधा लगा दें मॉड और कॉस्टेड। जैसे एक क्वेश्चन हम ऊपर किए थे, जस्ट देखो ये वाला, हाँ तो इसमें क्वेश्चन ही दिया हुआ है 3D में, ये क्वेश्चन वैसे ही करना, जहाँ से ये वेक्टर निकालो और वेक्टर निकालो और आई के और फिर ये करो। तो ये हो गया तुम्हारा, क्लियर करते हैं इसको हम। चलो, तो अब होपफुली अपना हो गया, एग्जांपल भी कर लिए हम लोग 2-3। ठीक है, तो अब अपना कांस्टेंट फोर्स का फंडा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे वेरिएबल फोर्स वाले पे। मीटिंग एंड होने वाला है। ठीक है, लिंक हम फिर से जनरेट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं।